पति। एटीएम तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या कभी कोई चलता फिरता एटीएम देखा है? अरे अरे चौंके मत, मैं बात कर रही हूँ अमित दुबे की। यही तो है हमारे चलते फिरते एटीएम। दुबे परिवार ग्वालियर शहर में रहता है। घर में अमित के अलावा उसकी पत्नी सरिता और अमित के माँ बाप रहते हैं। अरे अमित बेटा, आज वो रोशनी के बेटे के पहले जन्मदिन में जाना है, तो सोच रही हूँ उसे तोहफे में 100 रुपए दे दूँ। जरा देना तो। अरे माँ, 100 रुपए में क्या होगा? बच्चे का पहला जन्मदिन है। 501 दो, 501, या फिर 1001 ही दे दो ना आप तो। अरे नहीं नहीं बेटा, 501 ही सही रहेगा। माँ तुम टेंशन मत लिया करो, कमा रहा हूं ना मैं। भगवान की दया से हमारी दुकान काफी बढ़िया चल रही है, इसलिए तुम पैसों की टेंशन मत लिया करो। पर थोड़ी सेविंग्स भी जरूरी है ना। अरे सरिता, आज खर्चा नहीं करेंगे तो क्या मरने के बाद करेंगे? अरे किसी बात की कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी और बचत में फर्क होता है जी। चलिए, मुझे 5,000 रुपये दीजिए, एक काम है मुझे। अरे अभी क्या काम याद आ गया एकदम से? मुझे बता तो, मैं कर दूंगा काम। तुम क्यों तकलीफ लेती हो? अमित घर से दुकान चला जाता है और रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने एक बड़े से होटल में जाता है। अरे आज तो मजा आ गया, क्या लाजवाब खाना था। अरे पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई, तू खर्चे की टेंशन क्यों ले रहा है? आज सारा बिल मैं दूंगा, मेरी तरफ से पार्टी। अरे अरे पर अमित। वेट यार, जरा बिल तो लगा देना। वेटर बिल लेकर आता है और टिप की डिमांड करता है और अमित सबके सामने दिखावे में उसे 500 रुपये टिप दे देता है। ये रखो तुम्हारी टिप। और ऐसे तो क्या है, आते जाते रहते हैं यार। एंजॉय लाइफ। पार्टी के बाद अमित घर आता है और सरिता उससे कहती है, आप पूरी दुनिया में पैसे बांटते फिरते हैं, लेकिन जब मैं मांगती हूँ तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। आखिर मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती है ना। अरे सरिता, ये कैसी बात कर रही हो तुम? पत्नी हो तुम मेरी, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। तुम बताओ किस चीज की कमी है हमारे घर में? और तुम कौन सा कहीं अकेली जाती हो? मैं तो हमेशा रहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा चलता फिरता एटीएम। सरिता को मन ही मन में ये बात खटकती है कि अमित उसका ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखता है, बस दुनिया के सामने अपनी शान दिखाता फिरता है। अगले दिन अमित के पिताजी उससे कहते हैं, अमित बेटा, वो गणपति उत्सव में चंदा देना है। 501 रुपए दे दिए हैं, चलेगा ना? अरे पिताजी, आप मेरी बदनामी करवाएंगे क्या? अरे इतने बड़े आयोजन में सिर्फ 501? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कॉलोनी में? लोग क्या सोच रहे होंगे? अभी जाते जाते 5,000 रुपये और दे देता हूँ उन लोगों को। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सरिता, मैं नई कार लेने का सोच रहा हूँ। एक पार्टी का पेमेंट आया है तो उससे कार ले लेते हैं। अरे पर हमारी कार को अभी 2 साल भी नहीं हुए और वापस नहीं। मैं इतने दिनों से स्कूटी मांग रही हूँ, वो अभी तक नहीं दिलाई, और नई कार लेनी है। अरे सरिता, स्कूटी चला के कहाँ जाओगी? इतनी धूप और धूल रहती है बाहर शहर में। सरिता अमित की बातें सुनकर फिर से नाराज हो जाती है और ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अमित की दुकान में आग लग जाती है और अमित टेंशन में घर आकर सबको ये बात बताता है। अरे बेटा, कैसे हुआ ये सब? कितना नुकसान हुआ बेटा? पता नहीं माँ, कैसे हुआ ये सब, लेकिन पूरी दुकान जल के राख हो गई है। पता नहीं क्या होगा अब। अरे टेंशन मत लो अमित बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं पिताजी? दुकान में 2 लाख कैश रखा हुआ था, वो भी जल गया है। और कल वो कैश बैंक में डालना था, अब तो चेक बाउंस हो जाएगा। अरे बेटा, बैंक में कुछ पैसे बचे होंगे ना, वो काम आ जाएंगे अभी। अरे नहीं ना माँ, बैंक में मुश्किल से 10-15 हज़ार होंगे। सारा पैसा अभी कार की बुकिंग में दे दिया था,
अब कहाँ से लाऊं एक दिन में 2 लाख रुपए? ये सुनकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने हाथों में 2 लाख रुपए लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, शायद इससे आपका काम हो जाए। पैसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर अमित। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए सरिता? आप तो चलते फिरते एटीएम हैं जो सबको पैसा बांटते फिरते थे, लेकिन मैं इतने सालों से सेविंग्स अकाउंट बनाकर धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करती थी। वही सारे पैसे हैं ये सब। हमेशा मैं कहती थी कि कुछ पैसे मुझे दीजिए लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। वाह बहू वाह, अमित हमेशा एटीएम की तरह पैसे बहा देता था, लेकिन तुमने बैंक के लॉकर की तरह पैसे अपने पास जमा करके रखे। शाबाश बहू। सरिता की बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। सरिता, मैं हमेशा दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च कर देता था, लेकिन कभी तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी तुमने अपनी समझदारी से ये पैसे जमा किए। आज ये पैसे नहीं होते तो पुलिस मुझे जेल में डाल देती। अब से मैं अपने पैसे एटीएम बन के बांटूंगा नहीं, बल्कि सरिता के सेविंग्स अकाउंट में जमा करूंगा। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही। किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है।
अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।